मेरा नाम अकी और मैं आपका SBS एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ सून वी विल लैंड ऑन मार्स, यानी ह्यूमंस मार्स पर कब तक लैंड कर जाएंगे। जब ऐसा ही क्वेश्चन नासा से पूछा गया तो नासा ने ये दावा किया कि हम ह्यूमंस को 2050 तक मार्स पर लैंड करवा देंगे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है, फिर नासा का ये बयान आया कि हम 2040 तक ह्यूमंस को वहां पर लैंड करवा देंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आगे आ रही हैं। तो जिसमें से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे स्पेस एक्स की। ये जो हमारे इलोन मस्क हैं, यानी जो कि सीईओ हैं स्पेस एक्स के, जिन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग में पूरी रेवोल्यूशन सी ला दी है। क्योंकि जब हम अर्थ से स्पेस ट्रेवल के लिए निकलते हैं तो स्पेस में कोई हमारे पास फ्यूल स्टेशन नहीं है, इसीलिए हमें सारा वापसी का फ्यूल भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो है हमारा वो धरती की ग्रेविटी से निकलने में ही यूज हो जाता है, और बाकी थोड़ा बहुत जो बचता है उसे हम रॉकेट को बूस्ट अप करने के लिए यूज कर लेते हैं। बस इन्हीं सभी रॉकेट्स की लिमिटेशंस को देखते हुए इलोन मस्क ने फैल्कन 9 का डिजाइन जो है वो तैयार किया था, जिसकी की सारी बॉडी मोस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इसके 3 लेग्स हैं जो कि सिंगल रैप्टर रॉकेट इंजन को कैरी करते हैं। इसकी एक तो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है, और दूसरा हम इसके साथ अपने रॉकेट्स में स्पेस में फ्यूल रिफिल भी कर सकेंगे। यह हमारी अर्थ की लोअर ऑर्बिट में 110 मीट्रिक वेट जो है कैरी करके ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसे रीयूज भी किया जा सकेगा, जिससे रॉकेट लॉन्चिंग की कॉस्ट भी जो है हमारी वो कम हो जाएगी। शुरुआती तौर पर हम इसे कार्गो के तौर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सिर्फ सामान या इक्विपमेंट जो हमारे जरूरी हैं वो ले जाने के लिए यूज में ला रहे हैं। इलोन मस्क इसको और डेवलप करके इसको नए व्हीकल का नाम दे रहे हैं, जिसका की नाम है स्टारशिप, जो कि मार्स पर ह्यूमंस को ले जाएगा। और इसकी टेस्टिंग अभी फिलहाल ह्यूमंस को मून पर ले जाने के लिए की जा रही है। बाद में जितनी भी हमारी डीप स्पेस ट्रेवल जर्नीज जो होंगी वो इसी स्टारशिप से की जाएंगी। अभी तक का लेटेस्ट स्टारशिप का डिजाइन जो तैयार है उसकी लंबाई जो है एक हमारे फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर की है, यानी कि 120 मीटर, जो कि अपने साथ 110 मीट्रिक वेट भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें 100 लोगों को ले जाने की कैपेबिलिटी भी है, और ये फुली रीयूजेबल भी है। इलोन मस्क का कहना है कि वह हजारों की संख्या में लोगों को मार्स पर लेके जाएंगे, क्योंकि मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइज करने के लिए काफ़ी ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ने वाली है। जुलाई 2020 में चाइना अब मार्स मिशन लॉन्च करने वाला है। इनकी सक्सेस के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे, रिव्यू आएंगे, उसके बाद 2022 में इलोन मस्क 2 कार्गो स्टारशिप जो हैं वो मार्स के लिए भेजेंगे, जिसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे जो वहां पर ह्यूमन सर्वाइवल के रिसोर्सेज जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट 2024 में हम 2 कार्गोज और 2 क्रू स्टारशिप जो हैं वो मार्स के लिए भेजने वाले हैं, जिसमें कार्गोज में स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे और दूसरे वाले में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। वैसे तो हम इतना फ्यूल तो वापसी के लिए साथ में भेजने वाले हैं, क्योंकि पहले जो इक्विपमेंट जा रहे हैं उनके साथ हम वहां पर फ्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तो हमारा फ्यूल वहां बनाने का फॉर्मूला सक्सेसफुल रहता है, कंडीशंस हमें मिल जाती हैं, तो फिर हमें हमारा बर्डन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। वो उसकी जगह पे हम स्पेशल इक्विपमेंट्स जो हैं वो और ले जाएंगे और जल्दी से वहाँ पे कॉलोनी को सेटअप कर पाएंगे। अदरवाइज हमें अपना फ्यूल यहीं से शुरुआत में लेके जाना पड़ेगा। इससे पहले हम थोड़ा सा मार्स के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है इतनी इजी नहीं रहने वाली है। तो चलो देखते हैं। मार्स की अगर बात की जाए तो यानी अर्थ के बाद हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अगर किसी के पास एटमॉस्फेयर है तो वो मार्स है। साइज की बात करें तो मार्स हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में है। अगर इसकी कंपैरिजन हम अर्थ से करें तो जितना टोटल सरफेस एरिया मार्स का है वो हमारे अर्थ के लैंड सरफेस एरिया के बराबर ही है।
एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितना एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का है उसके कंपैरेबल मार्स का एटमॉस्फेयर 1% है, और उसमें भी बेसिकली 96% जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, 3.82% जो है आर्गन है, और बाकी जो रेस्ट है वो बचती नाइट्रोजन है। जैसे हमारी अर्थ की कोर हाईली मेटालिक डेंस है, वैसे ही मार्स की कोर भी हाई मेटालिक डेंस है, जिसमें आयरन, निकल और सल्फर प्रेजेंट है। इसकी सॉइल में वो सारे लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि पहले यानी 4 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, यानी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ जो है वो खत्म हो गई। या दूसरी तरफ ऐसा भी गैस लगाया जाता है कि कोई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स आए होंगे जो कि मार्स के साथ टकराए, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटोस्फीयर खत्म हो गई, जिससे सन रेडिएशंस इसके ऊपर आई, जिसकी वजह से सारी जो लाइफ है यहाँ से खत्म हो गई। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर यहाँ यानी कि इसका अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर इसका जो है -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके पोल्स पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, पर इक्वेटर पे थोड़ा सा मीडियम भी आ जाता है। इसके पोल्स के टेम्परेचर की बात करें तो इसके पोल्स का टेम्परेचर -143 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, और इक्वेटर पे ये 35 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है। जैसे हमारी अर्थ पर सीजन्स होते हैं, वैसे ही हमारे मार्स पर भी सीजन्स हैं, बट इनकी ड्यूरेशन जो है अर्थ के कंपैरेबल डबल है, क्योंकि इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो हमारे अर्थ के 687 अर्थ डेज के बराबर है, क्योंकि एक तो ये सन से बहुत दूर है हमारे अर्थ के मुकाबले। इस वजह से भी यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है। अगर बात करें हीट लाइट की, यानी कि सन से जो लाइट निकल रही है उसकी हीट से, यानी कि जितनी हमारी अर्थ ईयरली सन से हीट या लाइट रिसीव करती है उसका ये सिर्फ 43% ही रिसीव कर पाते हैं। एक ये भी मेन वजह हो जाती है इसके कोल्ड होने की। उसके बाद ये हमारे अर्थ के मुकाबले इसका जो ऑर्बिट है वो ज्यादा एलिप्टिकल है, अर्थ के मुकाबले इसका ऑर्बिट ज्यादा एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से क्या होता है जब ये पीरियड रेवोल्यूशन कर रहा होता है तो ये कई बार अर्थ के बहुत कई बार सन के बहुत करीब से निकलते हैं, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म आते हैं जो कि 2-2, 3-3 महीने तक चलते हैं और ये पूरे मार्स को कवर कर लेते हैं। बस ये भी एक खतरे की बात है। ऊपर से यहाँ पर बात करें डिस्टेंस की, ये हमसे इतना दूर है, यानी कि मार्स हमारे अर्थ से काफी डिस्टेंस पे होता है, पर हर 2 सालों में वो एक बार मार्स जो है हमारा अर्थ के पास से गुजरता है, जहां पर हम फिर सैटेलाइट को जो है लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ये वहां पर पहुंचने के लिए 240 डेज का टाइम लेते हैं, और वहां पर ये सैटेलाइट लॉन्चिंग तो ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से रेडियो सिग्नल्स को वापस आने में 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है, जिससे कि हम अपने सैटेलाइट्स को रियल टाइम में ऑपरेट नहीं कर पाते। तो उनको प्री प्रोग्रामिंग सेट करके, यानी कि लॉन्चिंग की प्री प्रोग्रामिंग सेट करके ही वहां पर भेजा जाता है। ये सारी मेन प्रॉब्लम्स जो है वो साइंटिस्टों को जो है फेस करनी पड़ती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो सारी वर्ल्ड की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर यहाँ पे 50 से भी अबव सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए हैं, बट उनमें से 1/3 ही लॉन्चिंग जो है वो सक्सेसफुल रही है, क्योंकि वहां का सरफेस जो है वो इतना स्मूथ नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारी लॉन्चिंग का हमने कहा कि अभी 10 मिनट का वो गैप पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम जो उनके ऑर्बिट में उसको सेट नहीं कर पाते।
तो हमारी अर्थ पर ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए बेसिकली किन चीजों की जरूरत होती है? वो होती है फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। तो मार्स पर ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? इन सभी चीजों को लेके और साथ में ऑक्सीजन की। तो इसके लिए क्या क्या प्लानिंग्स की गई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले वाटर की बात करें तो जब मार्स की सॉइल को एनालाइज किया गया तो मार्स की सॉइल को एनालाइज करने से हमें ये पता चला कि मार्स की सॉइल जो है वो 1 से लेके 60% तक वाटर जो है वो कंटेन करती है। उसके बाद कुछ इसके एटमॉस्फेयर में भी कुछ वाटर के ट्रेसेस भी मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास तो इनके पोल्स पे वो आइस तो है ही है। अगर किसी भी तरीके से अगर हम उन आइस को मेल्ट कर दे तो वो इतना वहां पर वाटर है कि वो पूरे मार्स के सरफेस को 34 इंचेस तक पानी से फिल कर देगा। तो चलो इन सब चीजों को हम नहीं देखते, फिर भी इसके इन सब प्रॉब्लम्स को बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए ये एक डिवाइस जो है वो डेवलप की गई है जो कि वहां के अर्थ में से, इन्वायरमेंट में से जो हमारे शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके लिए, यानी जो ये 2-3 साल का जो पीरियड होगा उसमें ये वाटर्स को जो है वो यहाँ से कलेक्ट करके वाटर को बनाएगी। यानी कि इन फ्यूचर इनकी काउंटिंग, अगर तो ये मशीन सही से काम करती रही तो इनकी काउंटिंग जो है वो बढ़ा दी जाएगी और बाकी जो हमारे वो पोल्स पे आइस है उनको भी किसी न किसी तरीके से वाटर के फॉर्म में लाने की कोशिश की जाएगी। उधर हम अर्थ में यानी कि उसके सॉइल में यानी कि उसके सरफेस में माइनिंग करके वहां पे ये भी डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर कोई लिक्विड वाटर है कि भी नहीं। तो फिलहाल के लिए इनिशियल स्टेज पे हमारे लिए ये जो डिवाइस है वही वाटर का काम करेगी, यानी वाटर सप्लाई का काम यही करने वाली है। तो इसके बाद अब आ जाती है बात हमारे फूड की। तो फूड के लिए बेसिकली अभी तक तो प्लानिंग जो है वो यही चल रही है कि सारा फूड जो है इनिशियल स्टेज पर ड्राइड फॉर्म में अर्थ से ही जाएगा और वहां पर 80% फूड जो है वो यूज किया जाएगा, बाकी 20% फूड यानी हाइड्रोफोनिकली जो है फार्मिंग करेंगे। उसके लिए लैब्स में टेस्ट किए जा रहे हैं कि कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो मार्शियन कंडीशंस में जल्दी से ग्रो करके हमें फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो उनके ये टेस्ट जो है वो उनको वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस दे के टेस्ट किए जा रहे हैं और उनको सिलेक्ट किया जा रहा है ताकि अगर ह्यूमंस वहां पे सरवाइव करें, क्योंकि वहां की जर्नी तो आपको पता ही है कि भाई एक बार चले गए तो 2 साल से पहले तो हम आने वाले नहीं हैं, यानी कि मिनिमम हम 3 साल का टाइम लेके चलते हैं। यानी कि 2 साल बाद तो मार्स अर्थ के पास आएगा, उसके बाद 240 डेज की जर्नी यानी कि नियर अबाउट 3 इयर्स के आसपास है, यानी कि 3 इयर्स का फूड मटेरियल हमें अपने पास स्टोर करके ही वहां से जाना होगा, आना होगा। तो ये प्लान है हमारा हाइड्रोफोनिकली वाला फूड के लिए। तो उसके बाद बात आ गई है शेल्टर की। तो शेल्टर के लिए तो अभी तक की प्लानिंग जो चल रही है वो यही है कि हम वहां पर जाकर केव्स में रहें। केव्स के लिए यानी कि अगर उसकी सॉइल से हम 6 से 7 मीटर की गहराई पे केव्स बनाएं तो वो हमें सन्स की रेडिएशन से बिल्कुल बचाएंगी। तो इसके लिए यानी इनके डिजाइन्स के लिए अलग अलग कंपनीज में कंपटीशन करवाया गया और उनसे पूछा गया कि कैसे कैसे हम यहाँ पर शेल्टर बना सकते हैं। तो एक प्लान निकल के आया लावा ट्यूब्स का, यानी कि हम लावा ट्यूब्स बनाए और उसमें बिल्कुल अर्थ जैसी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जिसमें ह्यूमंस वगैरह रह सके। और दूसरा कि इसकी सॉइल को एनालाइज किया गया और उसमें देखा गया कि अगर हम इसमें पॉलीमर प्लास्टिक्स को ऐड करके हीट और प्रेशर दें और उनसे ब्रिक्स बनाए तो उन ब्रिक्स की हम जो कंस्ट्रक्शन में फ्यूचर में काम लें तो उनके हाउसेस तैयार किए गए तो वो भी बेस्ट रहने वाले हैं। तो इसके बाद आ गई क्लोथिंग की। क्लोथिंग के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि हम हमारे स्पेस सूट इतने हैवी हैं कि हम उनको हर वक्त वहां पर पहन के नहीं रख सकते, पर वहां पर पहन के रखना भी जरूरी है। पर ये इतने हैवी हैं कि इनको पहनने के बाद कोई वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए MIT के प्रोफेसर हैं डार्विन न्यूमैन, जिन्होंने ये स्पेस सूट जो है वो डेवलप किया है।
लाइट वेट, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशंस और इजी टू हैंडल, और इसको पहनने के बाद आप वहां पर काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर अगर हम ह्यूमंस को वहां पर ले जाते हैं तो इन सभी चीजों के लिए, यानी कि वहां पर एग्जामिनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ह्यूमन लेबर काम करने में कैपेबल ही नहीं होगी तो फिर वो उसका कहने का मतलब यही है, काम करने में कैपेबल ही नहीं होंगी तो फिर ये हमारा जो टाइम है वो ज्यादा भी लग सकता है। तो उसके बाद अब बात आ गई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए फिलहाल हमारे पास ये जो हमारे MIT के प्रोफेसर हैं माइकल हेक्ट, इन्होंने डेवलप की है एक मशीन मॉक्सी, जो कि इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन को बनाएगी। आपको पता ही है कि भी मार्स का जो इन्वायरमेंट है, उसका एटमॉस्फेयर है, उसमें 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगी। उसके लिए ये मॉक्सी मशीन, यानी कि हमारे कार्गो शिप जितने भी हैं, इस मॉक्सी मशीन का अभी वेट जो है वो 17 kg के आसपास है। तो इसको और कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके जैसी मशीन हम ज्यादा से ज्यादा ले जाएं। और जब ये सब चीजें हो रही होंगी तो दूसरी साइड पे हम वहां पर करेंगे टेराफॉर्मिंग, यानी कि नकली ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से कि वहां का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाए ताकि ह्यूमंस के रहने के वो लायक बनाया जाए। तो वहां पर सबसे बेसिक फंडा यही है कि हम वहां पर ग्लोबल वार्मिंग करवाएं। ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वो जो पोल्स पे इसके आइस है वो मेल्ट होगी। मेल्ट होने से वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिससे हम वहां पर अपने जो ट्रीज वगैरह जो हैं वो लगाने की कोशिश करेंगे। कार्बन साइकिल चलेगा और लाइफ जो है वहां पर एग्जिस्ट करेगी। तो इन सब चीजों के लिए कैसे किया जा रहा है कि भी हम मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे। तो इसके लिए रिसर्चर्स ने ये प्लान बनाया है कि वो इतने बड़े बड़े मिरर्स जो हैं वो सैटेलाइट्स के जरिए उसके साइड पे रेवोल्यूशन करेंगे ताकि कि सन की रेज जो हैं वो उसके ऊपर आए और वो सन की रेज जो है वो उनके पोल्स पे जाएं। तो ऐसे हमें थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स की जरूरत है जो कि वो बनाने के लिए तैयार हैं। इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हैं, वो वहां पे बनाए जाएंगे जिनका बेसिकली मेन फोकस जो होगा वो पोल्स पे होगा, जो वहां पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। वहां से जो आइस है वो मेल्ट होगी और मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में फ्लो करेगी। और दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है कि हो सके तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे, यानी कि उनके पोल्स पे न्यूक्लियर वेपन्स गिराए जाएंगे, जिससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, पोलर आइस जो है वो मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा और उसके बाद वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है यानी ड्राई आइस है वो एनवायरमेंट में जाएगी, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेगी। बट इन सब चीजों के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक तो ह्यूमंस वेट करने वाले नहीं हैं। वो धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहेंगी। तब तक हम टेराफॉर्मिंग करके क्लाइमेटिक कंडीशंस बना के ह्यूमंस को वहां पर सरवाइव करवाएंगे। ऐसा प्लान जो है, सोचने में तो सब कुछ पॉसिबल लगता है, बट एक्चुअली ये ऐसे एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भी आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।